नमस्कार और स्वागत है आप सभी का इस खास पेशकश में जहां पर इन्वेस्टमेंट से जुड़े तमाम बारीकियों से आपको हम रूबरू कराते हैं और मेरे साथ कोई भी चर्चा हो हमेशा एक खास मेहमान होते हैं, एक एक्सपर्ट होते हैं जो आपको तमाम बारीकियों से रूबरू कराते हैं और आपको निवेश के लिए सही दशा और सही दिशा समझाते हैं। आज मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। स्वागत करना चाहूंगी अर्नब पंड्या जी का। ये फाउंडर है मनी एडू स्कूल के और साथ ही मेरे साथ हैं अनिल गिलानी साहब, सीएफए हैं और हेड पैसिव इन्वेस्टमेंट एंड प्रोडक्ट्स डीएसपी इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स। आप दोनों का ही स्वागत है मेरी इस खास पेशकश में। और आज जो मैं बात करने वाली हूँ वो थोड़ा सा टेक्निकल मैटर है, लेकिन निवेशकों के लिए जानना बेहद जरूरी है क्योंकि जब आप किसी भी इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट में निवेश करते हैं तो उससे जुड़े बदलाव, डेवलपमेंट्स और ग्रोथ या खबर के लिहाज से भी तमाम चीजें आपको पता होनी चाहिए ताकि आप निवेश से जुड़े अपने तमाम फैसले सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, अपने लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए ले सके। अर्नब जी, मेरा सवाल आपसे है, जिस बात पे हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं वो है एनएसई इंडेक्स के पीई रेशियो की, जिसकी कैलकुलेशन में एक रिवाइज फॉर्मेट अब इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। 1 अप्रैल से ये लागू भी होने वाला है। मुझे इसका मतलब समझाइए, एक निवेशक के नजरिए से इसके मायने क्या हैं? देखिए, प्राइस अर्निंग्स रेशियो, जिसे हम इन्वेस्टमेंट भाषा में पी रेशियो भी कहते हैं, वो एक बेसिक रेशियो है जो आपको ये दिखलाता है कि कोई भी कंपनी हो, उसकी अर्निंग्स के सामने जो आज का उसका मार्केट प्राइस है वो कितना है। यानी कि जैसे प्राइस अर्निंग्स रेशियो कहते हैं, तो उसे कैलकुलेट करने के लिए आपको कंपनी का जो शेयर प्राइस है उसे अर्निंग्स पर शेयर से आप डिवाइड कीजिए तो आपको एक पी रेशियो आता है। अब बात यह है कि पी रेशियो क्या कहता है। पी रेशियो एक सिंपल टर्म्स में यही कहता है कि कंपनी की एक स्पेसिफिक अर्निंग्स के लिए लोग कितना पैसा या भाव देना चाहते हैं। अब जो कंपनीज ज्यादा ग्रोथ दिखा रही है उनके लिए इन्वेस्टर्स ज्यादा पी देने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि उनके पता है कि यहाँ पर एक बड़ी ग्रोथ आने वाली है। पर ये भी जब आप पी रेशियो को देखते तो आपको थोड़ा संभलना पड़ेगा, क्योंकि बहुत हाई पी रेशियो भी, ये भी एक शायद इंडिकेशन हो सकता है कि आपका जो कंपनी का प्राइस है वो ओवर वैल्यू। अब जैसे हम कंपनीज का पी कैलकुलेट करते हैं उसी तरह से आप एक इंडेक्स लीजिए। अब इस केस में एनएसई का मान लीजिए निफ्टी इंडेक्स लीजिए जिसमें 50 कंपनी है। तो ये पूरे 50 कंपनी का जब आप एक साथ प्राइस लेते हैं और उसके सामने उसके 50 कंपनी के अर्निंग्स लेते हैं और फिर ये रेशियो कैलकुलेट करते हैं तो आपको इंडेक्स का पी पता चलता है। अब ये इंडेक्स का पी जब आपके पास आता है तब इन्वेस्टर्स को ये एक सिर्फ इंडिकेटर है कि क्या ओवरऑल मार्केट में ओवर वैल्यूएशन है या और भी पोटेंशियल है थोड़ा बढ़ने के लिए। क्योंकि क्या होता है कि इंडेक्स हमारे पास कई डेकेड्स का डेटा देता है, तो आपके पास इतना सारा डेटा है तो उससे आप पता कर सकते हैं कि एक इंडेक्स का पी का एक नॉर्मल रेंज होता है। अगर ये आज का पी अगर मान लीजिए कि नॉर्मल रेंज से काफी ज्यादा हो चुका है तो ये सिर्फ एक इंडिकेशन है कि शायद थोड़ा मार्केट ओवर वैल्यूड हो गया है, और अगर कम है तो थोड़ा अंडर वैल्यू। तो ये एक इंडिकेशन देता है। तो इसीलिए जब इन्वेस्टमेंट होता है तब लोग कंपनीज के इंडिविजुअल पी के साथ थोड़ा मार्केट के हिसाब से एक इंडेक्स के पी पर भी ध्यान देते हैं। ये एक बेसिक चीज है कि पी क्या रेशियो क्या है और इंडेक्स का पी रेशियो क्या है। तो अनिल जी, मुझे अब आपसे ये समझना है कि इस बदलाव की जरूरत आखिर क्यों पड़ी है। कंपनियां जो है निफ्टी पर, उनका कंसोलिडेटेड नतीजों को अब कंसिडर किया जाएगा, तो सबसे पहले तो इस बदलाव की जरूरत क्यों है और क्यों लगी, और क्या वाकई निफ्टी पर वैल्यूएशन 12% सस्ता हो जाएगा इससे? देखिए, इसमें जो कंसोलिडेटेड अर्निंग का लॉजिक है वो बहुत ही सिंपल है कि आज मान लीजिए कि आप कोई कंपनी में निवेश कर रहे हैं तो आप उस कंपनी की हर एक सब्सिडरी को भी आप एक को ओनर बन जाते हैं। तो स्टैंड अलोन अर्निंग्स में कैसा होता है कि जो मेन कंपनी है सिर्फ उसके अर्निंग्स लिए जाते थे पहले,
और अभी क्या हो जाएगा कि जो भी उस कंपनी की सब्सिडरी कंपनीज है, इंडिया में रही या तो ओवरसीज में रहे, वो सब के रिजल्ट्स जो है, वो सबके जो अर्निंग्स है वो एक साथ में कंबाइन करके कंसोलिडेट करके फिर देखी जाएगी। तो एक तरह से ये बहुत ही लॉजिकल स्टेप है, क्योंकि जब भी आप एक कोई इंडिविजुअल कंपनी में निवेश करते हैं तो आपको बाय डिफॉल्ट वो पूरी कंपनी के सब सब्सिडरी में भी इन्वेस्टमेंट करने का आपका हक तो बन ही जाता है। मतलब आपको प्रोपोर्शनेट लेवल पे उसके प्रॉफिट्स या तो लॉस दोनों का भागीदार आप बन ही जाते हैं। तो उसके चलते ये कंसोलिडेटेड अर्निंग्स लेना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक इम्पोर्टेंट पार्ट जो हम सबको याद रखनी चाहिए कि जब भी आप निफ्टी खरीदते हैं फॉर एग्जांपल, तो आप जैसे अर्णव जी ने बताया कि उसके अंडरलाइन 50 कंपनी में निवेश आपका ऑटोमेटिकली इनडायरेक्ट निवेश हो जाता है। उसी तरह से जब भी आप लेट से कोई एक पर्टिकुलर कंपनी में निवेश करते हैं, तो उस कंपनी की हर एक अंडरलाइन सब्सिडरी में भी आपको ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट हो जाता है आपका। तो जब भी आप कंसोलिडेटेड लेवल पे डेटा देखते हैं तो बहुत ही रेलेवेंट डेटा बन जाता है, क्योंकि आपका जो निवेश हुआ है अमाउंट, वो चाहे वो कंपनी अपने लेवल पे रखे या तो अपने सब्सिडरीज में इन्वेस्ट करे, वो सेम अमाउंट कैलकुलेशन में लेना ही पड़ता है। मतलब तो मेरे हिसाब से ये कंसोलिडेशन जो है वो बहुत ही एक बेटर मेजर है कैलकुलेट करने के लिए, और बहुत प्रैक्टिकल मेजर है कैलकुलेट करने के लिए। ओके, तो अब ऐसे में पैसिव इन्वेस्टमेंट में किस तरह के बदलाव आएंगे, या ये निवेशक इस बात को नजरअंदाज कर सकते हैं अर्णव जी? नहीं, देखिए इसमें क्या होता है कि जो एनएसई में चेंज आया है वो अब स्टैंड अलोन अर्निंग्स के सामने कंसोलिडेटेड अर्निंग्स का कैलकुलेशन में यूज करेंगे। अब जो कोई भी इंडिविजुअल कंपनी को जब इन्वेस्टर्स और एनालिस्ट और सब वैल्यू करते हैं तो वो तो अपने हिसाब से पूरा कंसोलिडेटेड फिगर ही लेते हैं। तो ये बदलाव से टेक्निकली कोई अकाउंटिंग चेंज कंपनीज के लिए नहीं आता, ये सिर्फ इंडेक्स का पी कैलकुलेशन का अकाउंटिंग चेंज है। तो मान लीजिए कि इससे स्थिति क्या होगी कि आज आपको शायद निफ्टी का पी 40 के आसपास दिखाई दे और उसका एवरेज शायद 22-23 हो, तो आपको लगेगा एज अ पैसिव इन्वेस्टर कि मैं इस प्रकार के हाई पी पे अगर मैं इंडेक्स में निवेश करता हूं तो चांसेस ऑफ करेक्शन या रिडक्शन आर हाई। अब मान लीजिए कि जब कंसोलिडेटेड अर्निंग्स आ जाएंगी और आपको एक कम पी दिखेगा, तब ये तो अट्रैक्टिव हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टर्स जो इस प्रकार का इंडेक्स इन्वेस्टिंग करते हैं, इंडेक्स फंड्स में डालते हैं। और इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि काफी सारे फंड्स होते हैं जो अपना डिसीजन यानी कि एलोकेशन बिटवीन डेट एंड इक्विटी वो इंडेक्स के पी के हिसाब से करते हैं, तो उनमें भी आपको एक इम्पैक्ट आता दिखेगा। तो फॉर अ इन्वेस्टर की जो इस प्रकार के पैसिव फंड्स में निवेश कर रहा है, उनके लिए तो ये बदलेगा कि उनको जो इंडेक्स का पी है वो थोड़ा अट्रैक्टिव दिखेगा। लेकिन ये एक वन टाइम चेंज है, और ये वन टाइम चेंज जैसे जैसे आप अगले कई महीनों तक जाओगे तो वो इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, तो आपको इमीडिएटली थोड़ा चेंज दिखेगा। लेकिन फॉर अ पैसिव इन्वेस्टर तो इससे कोई इतना बड़ा फर्क इन टर्म्स ऑफ रेगुलर चेंजेस नहीं होने वाला। ये एक वन टाइम चेंज है जो उनको ध्यान रखना चाहिए, और उनको अपने हिसाब से जब कोई पैसिव फंड में निवेश करने के बारे में सोचता है तो वो यही देखता है कि क्या आज की तारीख में एक्टिव फंड्स वर्सेस पैसिव फंड्स की सिचुएशन क्या है और मेरे पोर्टफोलियो में पैसिव फंड्स की क्या जरूरत है। तो वो हिसाब से उनको वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बदलना नहीं है, सिर्फ यही बात का ध्यान रखना है कि ये चेंज, ये अकाउंटिंग चेंज के हिसाब से निफ्टी पी में आपको शायद दिखाई दे रहा है। तो अब क्योंकि इस तरह का जो इन्वेस्टमेंट की हम बात कर रहे हैं अनिल जी, ये आकर्षक हो जाएगी साफ तौर से, तो क्या मुझे अपने पोर्टफोलियो में पैसिव इन्वेस्टमेंट को ज्यादा जगह
देनी चाहिए? क्या ये बदलाव इतना बड़ा और इतना ज़रूरी है मेरे लिए एज़ एन इन्वेस्टर कि मैं अपना निवेश पैसिव इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स में बढ़ाने के बारे में सोचूं? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि एएमसी भी बहुत सारे इस तरह के फंड्स भी लॉन्च कर रही है, तो एक तरह से इंडस्ट्री का ट्रेंड और निवेशकों की समझ भी इस लिहाज में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। निवेशकों को अपना इन्वेस्टमेंट पैसिव फंड में करना चाहिए और ग्रेजुअल जो इंक्रीज हो रही है, जैसे आपने बोला कि काफी फंड्स ये साइड में लॉन्च हो रहे हैं, वो एक बहुत ही अलग बात है कविता जी। निवेशकों को ये एनएससी का बदलाव के कारण से निवेश करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। मतलब ये जो बदलाव है ये सिर्फ एक कैलकुलेशन का बदलाव है, जो पहले एक तरीके से अपन माने कि जो कैलकुलेशन हो रहा था वो बहुत क्लियर पिक्चर नहीं दे रहा था। इनफैक्ट अभी जो कैलकुलेशन होगा वो आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग के साथ प्रॉपर पिक्चर देगा, क्लैरिटी देगा कि आपका रियलिस्टिक अर्निंग्स क्या है कंपनी का। तो मेरे विचार से ये चेंज से आपको सतर्क रहना चाहिए कि सडनली आप ये नहीं सोचे कि अच्छा मेरे सब पैसिव इन्वेस्टमेंट्स बहुत सस्ते लग रहे हैं तो मेरे को एलोकेशन बढ़ा देना चाहिए। डेफिनेटली वो नहीं करना चाहिए। आपको निवेश करने के लिए आपका जो सेट प्रोसेस है, आपके जो फाइनेंशियल गोल्स है, उसके हिसाब से जो आपके एडवाइजर्स ने आपको सजेस्ट किया है कि सर्टेन एलोकेशन करते रहो, वही हिसाब से आपको जारी रखना चाहिए। ये पर्टिकुलर चेंज है, ये सिर्फ आपको एक इंडिकेशन देगा और इस शो के जरिए से जैसे आप निवेशकों को ये बताएंगे कि ये चेंज जो है उससे आपका निवेश, आपके जो निवेश है उनका सिर्फ एक अर्निंग्स चेंज हुआ है, बट बहुत पहले से ही वो कंपनी के अर्निंग्स तो उतने थे ही। तो कविता जी जैसे पहले भी जो आपने बात की, मैं जस्ट एक एग्जांपल लेके बताता हूँ तो एकदम क्लियर हो जाएगा निवेशकों को। मान लीजिए कि एक, मैं कंपनी के नाम नहीं लूंगा बिकॉज आपके भी चैनल पे बोलना ठीक नहीं है, मेरे को भी ठीक नहीं है। एक एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल के तौर से मान लीजिए कि एक कोई बहुत बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है और उसको लेट्स से फॉर एग्जांपल बहुत सारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं वगैरह, तो उसमें काफी एक्सपेंसेस लग रहे हैं, तो लेट्स से फॉर लास्ट 2-3 क्वार्टर से लॉस दिख रहा है। पर वही फार्मा कंपनी के 2-3 दूसरी सब्सिडरीज है जो वेरी वेल सेटअप एस्टैब्लिश्ड सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करके एक्सपोर्ट करती है, मान लीजिए एग्जांपल से, और वो सब्सिडरीज में बहुत अच्छा मुनाफा हो रहा है। ठीक है, अभी जब भी आप मान लीजिए कि 1 लाख रुपीज जस्ट निवेश करते हैं वो कंपनी के शेयर में, जो मेन कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है, तो आपको तो ऑटोमेटिकली उसकी जो 2 सब्सिडरीज है उसमें भी भागीदारी मिल ही रही है। तो जब भी आप वो कंपनी के रिजल्ट्स देखेंगे तो उस वक्त आपको वो तीनों कंपनी को साथ में लेके देखना है। आपको ये नहीं देखना है कि वो एक कंपनी जो मेन लिस्टेड कंपनी है उसमें लॉस हो रहा है तो मेरे शेयर का भी लॉस हो रहा है, वैसे तो है ही नहीं। बिकॉज आप जब भी तीनों को साथ में लेके देखें तो उसमें प्रॉफिट हो रहा है कंसोलिडेटेड लेवल पे। तो ये जो चेंज हुआ है ये सिर्फ वो ही देख रहा है कि नहीं, अभी मैं सिर्फ वो सिंगल कंपनी का जो लॉस मेकिंग दिख रही थी आपको उसका अर्निंग्स कंप्यूट करके नहीं दिखाऊंगा, उसके बदले में आपको मैं पूरा तीनों कंपनी को साथ में लेके उसका अर्निंग्स दिखा रहा हूँ। वो करने से आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन या आपका फाइनेंशियल गोल उससे कोई अंतर नहीं पड़ना चाहिए, कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। यू नो, सिमिलर ऑन द अदर साइड, मान लीजिए कि आप कोई कंपनी देख रहे हैं जो बहुत तोड़फोड़ प्रॉफिट कर रही है। मान लीजिए कि कोई इंडियन कंपनी है जो जिसके पास कोई फॉरेन की सब्सिडरीज है, तो कभी कभी बिजनेस साइकिल्स के हिसाब से, जस्ट फॉर एग्जांपल की जो फॉरेन की सब्सिडरी है उसमें बहुत बड़ा लॉसेस चल रहे हैं, कोई भी रीजन हो सकता है, वहां पे कोई लीगल बैटल चल रहा है, कोई वहां पे उसका बिजनेस पिकअप नहीं हुआ है अभी, या उधर लॉकडाउन में ज्यादा इश्यूज चल रहे हैं। तो उस लेयर की जो सब्सिडरी है वो कंपनी की जो फॉरेन में, मान लीजिए कि वो पिछले 3 क्वार्टर से बहुत बड़े लॉस कर रही है जी, तो निवेशकों को यहाँ की कंपनी का प्रॉफिट देख के रॉन्ग इंप्रेशन नहीं लगना चाहिए, ये कंपनी तो बहुत प्रॉफिटेबल है, क्योंकि बैक टू बैक आपकी जो सब्सिडरी है वो तो लॉस मेकिंग है। इसलिए जब भी आप किसी आपके कोई दोस्त या रिश्तेदार के फैमिली के बारे में आप सोचते हैं तो आप सोचते हैं कि हेड ऑफ फैमिली है, मान लीजिए कि उनका बहुत बड़ा एक रिस्पेक्ट है, नाम है, उनकी बहुत बड़ी इनकम है, बट उनके जो 2 बच्चे हैं जो माइनर है, बट उनका बहुत बड़ा एक्सपेंसेस हो रहा है। तो एज अ फैमिली आप वो एक्सपेंसेस को माइनस करके टोटल लेवल पे देखेंगे तो वो एक इश्यू हो रहा है यहाँ पे।
कि जिस कंपनी को पहले आप बहुत प्रॉफिटेबल समझते थे बट उसकी सब्सिडरीज में लॉस है, और अदर साइड पे जिस कंपनी बहुत लॉस मेकिंग दिख रही थी बट उसकी सब्सिडरीज प्रॉफिट कर रही है, तो आप सबको कंसोलिडेट करके अभी आप देख रहे हैं। तो ये एक बहुत फेयर व्यू है आपके निवेश, आपके हर एक स्टॉक या इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट का। उससे आपके फाइनेंशियल गोल्स और आपके इन्वेस्टमेंट एलोकेशन में आपको कोई अंदर नहीं लाना चाहिए। ओके, आखिरी सवाल अर्णव जी मैं आपसे लेना चाहूंगी, क्योंकि एक्टिव और पैसिव इन्वेस्टमेंट पर हमेशा एक डिबेट चलता रहता है। बाहर विदेश में तो हम देख रहे हैं पैसिव इन्वेस्टमेंट का ट्रेंड जोर पकड़ ही रहा है, लेकिन भारत में अभी भी जितने भी एक्सपर्ट से हम बात करते हैं वो हमेशा कहते हैं कि एक्टिव फंड मैनेजर्स जो है वो ज्यादा मेहनत करके आपको ज्यादा मुनाफा कमा कर देंगे। तो भारत में अभी भी इनके लिए भविष्य अच्छा दिखाई दे रहा है। आपका इसमें क्या मानना है? एज अ पोर्टफोलियो अगर हम देखें तो ऑब्वियसली आपके लक्ष्य होने चाहिए, उसके मुताबिक आपको निवेश करना चाहिए, आपकी रिस्क एपेटाइट आपको देखनी चाहिए, लेकिन एक्टिव और पैसिव का बैलेंस हमेशा से निवेशकों को कंफ्यूज करता आया है। कितनी मात्रा में किस तरह के फंड्स पोर्टफोलियो में डालने चाहिए ताकि आपका लक्ष्य तो पूरा हो ही, साथ में आपको इन्वेस्टमेंट के सही फ्लेवर्स भी मिले? देखिए, अब आप अपना जब पूरा फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो आप कई फैक्टर्स को अंदर इस शामिल करते हैं, उसे कंसीडर करते हैं। अब एक चीज ये भी है कि आपको अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए आप कितनी वॉलेटिलिटी या रिस्क को सहन कर सकते हैं, और दूसरी बात कि क्या आप थोड़ा एक्स्ट्रा कमाने के लिए इस प्रकार के एक्टिव फंड्स में की तरफ आप जाना चाहते हैं या नहीं, ये एक कारण है। दूसरी बात ये भी है कि आपको ओवरऑल एक्टिव और पैसिव फंड्स को एक टुगेदर लंप करना नहीं चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में जो पैसिव फंड्स का पूरा दायरा है वो इतना बढ़ गया है और वहां पर स्पेसिफिक प्रोडक्ट भी आते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने सिर्फ बड़े इंडेक्स पे आपको पैसिव फंड्स या इंडेक्स फंड्स दिखाई दे रहे हैं। आज की तारीख में आपको डेट में भी पैसिव फंड्स दिखाई दे रहे हैं, आपको इंडेक्स पर भी दिखाई दे रहे हैं, आपको ब्रॉड इंडाइसेस पर भी दिखाई दे रहे हैं, आपको इंटरनेशनल फंड्स के भी पैसिव फंड्स है। तो आपको सिर्फ एक्टिव और पैसिव को एक ओवरऑल कैटेगरी में नहीं बांटना चाहिए। तीसरी बात यह है कि आपको यह भी कंसीडर करना चाहिए कि किस कैटेगरी या सब कैटेगरी के लिए आपके लिए पैसिव फंड्स ज्यादा फायदे कारक हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए कि जब से सेबी का जो नया नियम आया है कि जहां पर उन्होंने मार्केट कैप को स्पेसिफिक तरीके से बांट दिया, यानी कि 1 to 100 कंपनीज बाय मार्केट कैप लार्ज कैप है, 101 to 250 मिड कैप और उसके बाद स्मॉल कैप है। तो जब से ये आया हुआ है तब से आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे करके जो लार्ज कैप फंड्स है, क्योंकि देखिए लार्ज कैप के लिए जो पूरा दायरा है वो 100 स्टॉक तक आ गया है। अब इस तरह के लो अमाउंट ऑफ स्टॉक्स में आपको कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्मेंस जनरेट करना डिफिकल्ट हो रहा है फंड मैनेजर के। इसलिए आप देख रहे हैं कि ऑलरेडी लार्ज कैप फंड्स में कई बार लंबे समय तक भी इंडेक्स फंड्स या ईटीएफ एक्टिव फंड से ज्यादा परफॉर्मेंस देते हैं। राइट। जबकि आप देखेंगे क्योंकि स्मॉल कैप का दायरा इतना बड़ा है, क्योंकि 251 से लेके आप 5000 स्टॉक्स तक जा सकते हैं, तो आपके पास चॉइस बहुत है। तो वहां पर आपको ये दिखेगा कि एक्टिव फंड्स शायद स्मॉल कैप और मिड कैप कैटेगरी में आपको ओवर आउट परफॉर्मेंस दे, अल्फा जनरेट करे, इस प्रकार का। तो मेरे हिसाब से जो भी इन्वेस्टर जो पैसिव फंड्स की तरफ देख रहा है तो उनको दो स्पेसिफिक कारण चूज करने चाहिए जिसके लिए वो निवेश कर रहा है। एक कि उस कैटेगरी में अगर एक्टिव फंड्स आउट परफॉर्म नहीं करेंगे खास करके लॉन्गर टर्म से, तो ये इतनी सारी मेहनत करके एक्स्ट्रा इतना अमाउंट एक्सपेंस का देने का कोई फायदा नहीं है, तो उसमें आप पैसिव फंड्स लीजिए। दूसरी बात ये है कि जिस इंडेक्स या जिस एरिया में पैसिव फंड्स आपको एक एक्सपोजर देता है जो एक नॉर्मल फंड आपको नहीं दे सकता, तो उसमें भी आप पैसिव फंड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि मान लीजिए आज आपको फॉरेन आईटी या फॉरेन टेक्नोलॉजी पे कुछ करना है, तो आप नैस्डैक का फंड ले सकते हैं, क्योंकि ये पैसिव फंड हो गया। ये आप नॉर्मल अपने पोर्टफोलियो में इधर थ्रू इक्विटी या थ्रू अ म्यूचुअल फंड अगर बनाना जाए तो आपका रिस्क बढ़ जाता है कि चांसेस ऑफ थिंग्स गोइंग रॉन्ग या नॉट वर्किंग आउट एज एक्सपेक्टेड ये हायर हो जाता है। तो ये दो कारण के लिए अगर आप देखकर फिर अपना चॉइस करें कि एक्टिव या पैसिव फंड्स, तब ये सही होगा। और इससे क्या होगा
कि कोई भी निवेशक है उसके पोर्टफोलियो में आप देखेंगे कि कई एरियाज में एक्टिव फंड्स की जरूरत है, और अब धीरे धीरे करके स्पेसिफिक एरियाज में पैसिव फंड्स भी शामिल करना उनके लिए जरूरी बन गया है। अनिल जी, आपको भी सेम सवाल मैं पूछना चाहूंगी, क्या वजह होनी चाहिए कि आपके पास पैसिव फंड्स हो पोर्टफोलियो में? मेरे हिसाब से क्या है कि जो कॉस्ट का एक फैक्टर है वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बहुत बड़ा। क्योंकि पैसिव फंड्स जो होते हैं उनका बाय डिफॉल्ट कॉस्ट जो है बहुत ही कम होता है। और जैसे कि आपको पता है, मतलब मैं हमारे फंड में पैसिव फंड्स मैनेज करता हूं, तो मुझे बहुत बार लोग बोलते हैं कि सर आपको तो क्या मतलब दिन भर आप खाली आराम से बैठे रहते होंगे डेस्क पे, मतलब और आपका ऑटोमेटिक मैनेज हो जाता होगा सब। तो इट्स नॉट लाइक दैट। पैसिव फंड मैनेज करने के लिए भी बहुत एक अलग टाइप का रिसर्च चाहिए, बहुत एक अलग टाइप का आई फॉर डिटेल, और मैनेजमेंट करने के लिए एक अलग ही टाइप का स्किल सेट चाहिए। उसमें आपका किस तरह से रोल प्ले होता है ये समझाना बहुत जरूरी है निवेशकों को। हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें सबसे पहली बात तो ये होती है कि आप जो आपका निवेश करने का जो स्ट्रेटेजी है वो किस तरह से आप सिलेक्ट कर रहे हैं। मान लीजिए कि आज निफ्टी 50 है तो बहुत ही प्लेन वैनिला बेसिक है भाई कि एक पर्टिकुलर 50 स्टॉक से उसमें आपने निवेश कर लिया। पर उसके आगे जैसे अर्णव जी ने बताया कि बहुत सारे अदर दूसरे टाइप के इंडेक्सेस बनते हैं, जिसे हम स्मार्ट बीटा इंडेक्स बोलते हैं। तो मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल अभी निफ्टी के 50 स्टॉक्स है और उसे हम सपोज इक्वल वेट कर देते हैं। आज क्या होता है कि निफ्टी के वेटेज जो है उसके हिसाब से जो अपन सो कॉल्ड बोलते हैं ऋतिक स्टॉक्स है, जो ये टॉप के 7-8 स्टॉक्स है, वो सबसे हैवी वेट स्टॉक्स है। तो निफ्टी आप जब भी निफ्टी इंडेक्स में निवेश करते हैं तो मान लीजिए कि वो ऋतिक स्टॉक्स का अप्रोक्सीमेटली 55 to 60% वेटेज आ जाता है। जबकि इक्वल वेट में क्या होता है कि ये मान लीजिए 50 स्टॉक है तो हर एक स्टॉक को 2% ईच एलोकेशन मिल जाता है। तो ये एक टाइप की सिंपल स्मार्ट बीटा स्ट्रेटेजी बन जाती है। या तो और फिर उस टाइप के इंडेक्स या उस टाइप के पोर्टफोलियो का रिटर्न और रिस्क प्रोफाइल कैसा बैठता है वर्सेस द नॉर्मल निफ्टी। या तो मान लीजिए कि निफ्टी में अपन कोई फैक्टर जिससे कि मोमेंटम होता है या ग्रोथ होता है या वैल्यू स्टॉक्स होते हैं, सिर्फ उसके ऊपर फोकस करके हम उसे एक पोर्टफोलियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो जो रिसर्च इनपुट रहता है वो बहुत क्रूशियल रहता है। उसके बाद हम निवेशकों को वो पोर्टफोलियो ऑफर करते हैं, और उसके बाद भी वो पर्टिकुलर पोर्टफोलियो को डेली बेसिस पे ट्रैक करके मॉनिटर करना, उसमें कोई कॉर्पोरेट एक्शन आता है तो उसका रैशनल से निवेश में चेंज करना, या तो उस कंपनी के जो एनुअल रिपोर्ट्स के बाद उसमें वोटिंग्स होते हैं, उसमें हमारा बहुत बड़ा रोल रहता है, जो स्टुअर्डशिप अपन कहते हैं। गतिविधि को जो है आप ट्रैक करते हैं और उसके गतिविधि को ट्रैक करते रहना पड़ता है। हाँ जी। तो उसके चलते नो डाउट के जो एक रिसर्च का इनपुट है डेली बेसिस पे वो बहुत कम होता है। इसके लिए हमारी टीम बहुत छोटी होती है, तो उससे वो पूरे कॉस्ट का नो डाउट बहुत रिडक्शन हो जाता है। तो उसके चलते हम निवेशकों को ये पैसिव फंड्स बहुत ही लो कॉस्ट पे, कम खर्चे पे ऑफर कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने बोले कि अगर आपके निवेश लक्ष्य बहुत लॉन्ग टर्म के लिए है, मान लीजिए कि कोई यंग प्रोफेशनल को जस्ट सैलरी स्टार्ट हुई है और लॉन्ग टर्म SIP करनी है कि भी मेरे को नेक्स्ट 25 साल तक या 20 साल तक मंथली बेसिस पे तो छोटे छोटे अमाउंट्स में इन्वेस्ट करते रहना है, तो उसमें कविता जी अगर आप हर साल माइट बी एक अच्छा खासा कॉस्ट का सेविंग कर सके तो ऑटोमेटिकली वो 15 साल में 10 साल में जो भी है एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट आपके निवेश में एडअप हो सकता है। तो जहां तक मैं समझता हूँ ये एक बहुत ही क्रूशियल पार्ट है। रिटर्न आउट परफॉर्मेंस होगा, अंडर परफॉर्मेंस होगा, वो तो बहुत बात की बात हो गई, मैं ये समझता हूँ, बट ये कॉस्ट फैक्टर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा पार्ट मैं बताना चाहूंगा, जैसे अर्णव जी ने बताया कि जो लार्ज कैप फंड्स है उसमें एक्टिव फंड मैनेजर्स को इंडेक्स को आउट परफॉर्म करना बहुत डिफिकल्ट हो गया है। पर मैं एक और चीज बताऊंगा उसमें कि कुछ एक्टिव फंड्स भी है जो बहुत अच्छे से निवेश करते हैं, रिसर्च करते हैं और आउट परफॉर्म करते हैं, नो डाउट, बट वो कंसिस्टेंसी कभी कभी डिफिकल्ट होता है कैच करना। तो मान लीजिए कि ये 2-3 साल तक एक पर्टिकुलर फंड ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, माइट भी उसके बाद उसका कुछ जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है, जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल है वो नहीं काम कर रही है, तो 2-3 साल तक वो अंडर परफॉर्म करेगा। जरूरत होगी, सही बात है।
हाँ, तो निवेशक को उस टाइप के फंड्स को सिलेक्ट करना या तो प्रॉपर गाइडेंस जो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से लेके निवेश करना, वो बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। तो उसके चलते भी मेरी राय काफी निवेशकों को ये रहती है, स्पेशली जो जो निवेशक को डे टू डे ट्रैक करना मुश्किल होता है उनके बिजनेस या उनके जॉब से, तो उनको मैं बहुत बार ये सलाह देता हूँ कि आप सोचिए मत, आप सिर्फ ये सोचिए कि मेरे को एक सिंपल डायलॉग, सॉरी मैं कॉपी कर रहा हूँ एक वेब सीरीज से, इंडिया पे निवेश लगा दो या इंडिया पे पैसा लगा दो। वो एक बहुत फेमस डायलॉग हो गया था रिसेंट एक वेब सीरीज के चलते। तो अगर आप बुलिश हो इंडियन इकोनॉमी पे और इंडियन कैपिटल मार्केट्स पे और आपको इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में पार्टिसिपेट करना है, तो फिर आप ये मत सोचो कि नेक्स्ट स्टार फंड मैनेजर कौन बनने वाला है या मैं कौन से एक्टिव फंड को सिलेक्ट करूं। मतलब एक जस्ट सिंपल लॉजिक से कि भाई ठीक है, मैं इंडिया के ग्रोथ स्टोरी में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, फिर वो कोई एक्टिव फंड ने 2% कभी ज्यादा दिया कभी कम दिया, वो लॉन्ग टर्म में कभी इवन आउट होके आ जाएगा मुझे वापस। तो ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सिंपल वे में कहता हूँ कि आप ये सब टेंशन की कौन सा सेक्टर अच्छा चलेगा, कौन सा स्टॉक चलेगा, कौन सा फंड मैं सिलेक्ट करूँ, वो जिनका काम है उनके ऊपर छोड़ दीजिए। आप तो एवरी मंथ या एवरी पीरियोडिक बेसिस पे आपका खाली एलोकेशन करते रहिए, आपके लाइफ गोल के साथ चलते रहिए। बिल्कुल, सिलेक्शन का क्राइटेरिया ये ना होकर आप अपने ऊपर ज्यादा होमवर्क करें कि आपका लक्ष्य क्या है, आपको कितना कॉर्पस इकट्ठा करना है, आपका फाइनेंशियल गोल क्या है। इस नजरिए से अगर आप इस थॉट प्रोसेस के साथ फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत करेंगे तो शायद सही इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट का चुनाव करेंगे और अपने लक्ष्य को भी आप अचीव कर पाएंगे। इसी के साथ आप दोनों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। इस खास पेशकश में आप जुड़े, आपने निवेश के तमाम मुश्किल सवालों का आसानी से जवाब दिया और इतनी आसानी से कि मेरे ख्याल से एक निवेश की पाठशाला ही मुझे लगी जितने मिनट हमने बात की है, और मुश्किल मुद्दों को आसानी से समझाया आपने। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, और अगली पेशकश में फिर से हाजिर होंगे दर्शकों के लिए एक नए मुद्दे के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।